हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं 498A आईपीसी के बारे में। देखिए, 498A आईपीसी का मुकदमा जो कि आज के समय पे बहुत ही कॉमन है मैट्रिमोनियल इश्यूज में। जब भी आपके मैट्रिमोनियल इश्यूज होते हैं तो 498A आप पे दर्ज होता है। अब 498A में देखने में ऐसा आता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं। उस कंफ्यूजन के कई सारे कारण होते हैं। और दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने की। 498A के मामले की शुरुआत वहां से होती है जहां आपकी पत्नी किसी ऑफिशियल को एक कंप्लेंट बना के देती है कि मेरे सास ससुर, मेरे देवर ननद और मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब वहां से आपको कॉल आता है कि भाई आप यहां पे आ जाओ, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है। इनिशियली क्या होता है, चाहे वो अपनी कंप्लेंट कहीं पर भी देगी, वो ट्रांसफर हो जाती है वुमेन सेल को, और वुमेन सेल वाले जनरली इसमें काउंसलिंग करवाते हैं। अब ये काउंसलिंग 2 या 3 होती है। इन काउंसलिंग के दौरान जब आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं। पूरी तरह से प्रेशर लड़के के ऊपर होता है क्योंकि वहां पर वो एक्यूज की फॉर्म में होता है। अब आपको क्या बोलना है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप उस लड़की को यानी अपनी वाइफ को अपने साथ में रखना चाहते हैं तो आप यही स्टेटमेंट दीजिए, जी मैं तो रखना चाहता हूं और ये बिना किसी कारण के अलग रह रही है, बहुत कोशिश कर चुका, आ नहीं रही है, और ये कंप्लेंट जो है ये झूठी है। सेकंड, यदि आप ये चाहते हैं कि आप अब उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो ऐसे में भी कई बार आपको एडवाइस मिलती है, आप वहां जाके यही बोलना मैं तो रहना चाहता हूं। ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आप उसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप वहां पे बता दें कि अभी इतना कुछ हो चुका है, ये जो इसने झूठी कंप्लेंट दी है इसे देखते हुए मैं अभी आगे इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि इससे कुछ बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? अगर आप ये कहोगे कि मैं रहना चाहता हूं, अगर लड़की ने भी ये कह दिया ना कि मैं रहना चाहती हूं, तो वो क्या करेंगे, एक स्टैम्प पेपर मंगा के आपको समझौतानामा कर देंगे और लड़की को भेज देंगे आपके साथ। फिर आप चाहते हैं नहीं चाहते, आपको उसको घर पे रखना पड़ेगा। और ऐसे मामलों में अधिकतर देखने में ये आता है कि जब आप वाइफ को लेकर के चले जाते हैं एक समझौतानामा करके जिसकी जनरली कोई वैल्यू नहीं होती, एक नोटराइज एग्रीमेंट वो बनाया जाता है, तो ऐसे में कुछ समय के बाद, चूंकि जब मामले इतने बिगड़ जाते हैं तो तालमेल बनता नहीं है, कुछ समय बाद वाइफ वापस आ जाती है और फिर से एक और नई कंप्लेंट कर देती है कि मैं समझौता होने के बाद इसके घर पे गई थी अपने घर को बचाने के लिए और इसने जो है मेरे को जान से मारने का प्रयास किया। और फिर आपकी जो 498 की एफआईआर होती है उसमें 307 भी लग जाती है। तो कुल मिला के देखने में आता है कि जब मामले इतने बिगड़ जाते हैं उसके बाद चीजें जनरली बनती नहीं है। लेकिन फाइनल फैसला पूरे तरीके से आपके ऊपर है क्योंकि आप दोनों के बीच की क्या बॉन्डिंग है वो आपको पता है, मुझे या किसी और को पता नहीं हो सकता। हम तो केवल आपको एक जनरलाइज फॉर्म में बात बता सकते हैं कि होता क्या है, बाकी हर एक मामले पर डिपेंड करता है। जनरली इसमें 3 बार आप लोगों को बुलाया जाता है, 3 काउंसलिंग्स होती हैं और उसके बाद जो आपका मामला होता है वो आपके संबंधित थाने को भेज दिया जाता है जहां पे भी कंप्लेंट हुई होती है, जहां लड़की रह रही होती है, कि भाई लड़की इस पर पुलिस कार्रवाई चाहती है, क्योंकि लड़की आखिरी काउंसलिंग में कह देती है कि मैं तो पुलिस कार्रवाई चाहती हूँ, इस पर एफआईआर कराना चाहती हूँ। आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं, सर इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना, ये तो सारा झूठ लिखा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पहले एफआईआर हो जाएगी, आपको फोन आएगा आपकी एफआईआर होगी, आ जाओ, बाकी सब उसके बाद होता है। यानी एफआईआर होने से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब एफआईआर हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो यहां पर प्रक्रिया उल्टी है। जबकि कायदा तो ये बनता है पहले देखना चाहिए कि जो कंप्लेंट वो लेकर के आ रही है उसके आधार पे ये होता भी है या नहीं। पर मैंने बहुत लोगों से सुना, थाने पे भी सुना, और कि भाई लड़की कंप्लेंट लेके आई है, एफआईआर तो दर्ज होगी होगी। ऐसी मेंटेलिटी अभी सबकी बन चुकी है कि भाई एफआईआर तो दर्ज होगी होगी, सच है झूठ है वो सब बहुत ही रेयर, 1000 में से शायद कोई एक मामला भी ऐसा ना हो जिसमें ऐसा होता हो कि देखा जाता है कि हाँ भाई झूठा मामला है, 3 साल के बाद लड़की कंप्लेंट लेके आ रही है, कोई मतलब नहीं बनता और उसको मना कर दिया जाता है। अदरवाइज आप ये मान के चलें कि आपके ऊपर एफआईआर तो दर्ज होगी ही, चाहे बोलो रखना चाहता हूं चाहे बोलो नहीं रखना चाहता हूं, तो इन चीजों का कोई मतलब है नहीं। अब इसके बाद आपका प्रश्न होता है साहब हम क्या करें। देखो, ये बहुत नाजुक स्टेज होती है, इसके बाद आपको फैसला बहुत सोच समझ के लेना है। सबकी सुनो, लेकिन करो वो जो आपको लॉजिकल लगता है आपकी समझ के अनुसार। देखिए, इसके बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप एंटीसिपेटरी बेल में चले जाएं। सेकंड ऑप्शन है कि कई बार ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो आप पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि इनके नाम हटा दें, एविडेंस दिखाएं उनको कि भाई ये तुम्हारे साथ ही नहीं रहते। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप हाईकोर्ट में जाके अपना अरेस्टिंग स्टे ले लें अगर धाराएं गंभीर है। चौथा ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चनिंग में चले जाएं एफआईआर की। यानी कहने का मतलब ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट आपके मामले के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है वो केवल आपकी एफआईआर को एनालाइज करने के बाद ही बताया जा सकता है कि भाई ये ऑप्शन आपके लिए बेटर है। सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, इसीलिए आपको एफआईआर होते जल्दबाजी नहीं करनी। आम आदमी क्या कर रहा है आज के समय पे जो देखने में आता है, जैसे उसको खबर मिलती है एफआईआर हो गई, वो एफआईआर की कॉपी तक नहीं लेता, पहले वकील साहब से बात करता है मेरी बेल करा दो।
और इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि ऐसे में आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, रिलैक्स रहो। ऐसा नहीं है आपकी एफआईआर हो गई तो आपको घर से उठा के ले जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। आराम से एफआईआर की कॉपी साइट से डाउनलोड करो, उस कॉपी को खुद भी एनालाइज करो, आपके जो वकील साहब हैं उनसे भी एनालाइज करवाओ, जिनसे भी आप चाहते हैं उनसे एनालाइज करवाओ, और ये मालूमात करो कि उसके आधार पर क्या हो सकता है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा। सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, जितनी लेना चाहते हो लो, जितनी नॉलेज लेना चाहते हो नेट से लो, गूगल पे सर्च मारो। उसके बाद बैठ के आराम से सोचो कि जिस से मुझे जो जो इनपुट मिले अभी मुझे इसके बेस पे क्या करना चाहिए, और फिर स्टेप लो। जल्दबाजी हमेशा घातक होगी। या आप ये देखिए, कई बार मैंने ये भी देखा, बोलते हैं कि साहब मेरे को जो बोल रहा है वो मेरा रिश्तेदार है। जब आप फंसोगे कोई सा भी रिश्तेदार सामने आके आपको बचाने वाला नहीं है, केवल आपका सही कदम आपको बचाएगा। तो इसलिए इस प्रकार की चीजों में ना आए और अपना बचाव स्वयं सुनिश्चित करें। दोस्तों, बिगिनर्स के लिए ये वीडियो था, जिन लोगों का भी अभी स्टार्ट हुआ है, और मुझे उम्मीद है उन लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।